हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को बताया कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्राइजिंग पॉलिसी डिसाइड करनी है, प्राइस डिसाइड करना है, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है प्राइजिंग पॉलिसी पर। इसी टाइप से हमारे प्राइस डिसाइड करने के लिए बहुत सारे मेथड है। वो मेथड इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमने किसको इंपॉर्टेंस देनी है, कॉस्ट के बेस पर प्राइस डिसाइड करना है, कंपटीशन के बेस पर प्राइस डिसाइड करना है क्या, या फिर डिमांड के बेस पर प्राइस डिसाइड करना है। तो उसके बेस जिसको बेस मानेंगे तो उस हिसाब से मेथड बन गए हैं। तो हम प्राइस का डिसीजन किस हिसाब से लेंगे, कौन सा मेथड चूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा जो ऊपर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जिन्होंने डिसीजन लेना है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, वो किसको इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, कॉस्ट को, कंपटीटर को, और या फिर कस्टमर की डिमांड को। तो इन सारी टर्म्स को ध्यान में रखते हुए वो क्या डिसाइड करते हैं। बहुत सारे मेथड है, तो जिनको इंपॉर्टेंस देनी है उनसे रिलेटेड मेथड चूज कर लेंगे। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग वो क्या डिसाइड करते हैं, प्राइस किसका, प्रोडक्ट का, क्योंकि यही सेंटर पॉइंट होता है जिसके बेस पर हमें मार्केट में हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हम सारे मेथड थोड़े से डिस्कस कर लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं डिस्कस करूँगी आपके साथ, शॉर्टकट में करूँगी, क्योंकि मार्केटिंग का बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्या प्राइसिंग मेथड ना। तो आपने यदि पढ़ना होगा तो उसमें आपने बहुत डिटेल में देख लेना है। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। द चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर मेथड डिपेंड ऑन द प्राइसिंग नीड, कि क्या ज़रूरत है, एंड द डिसीजन इनपुट बैरियर, कि डिसीजन लेते समय हमें कौन से जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इनकरेज्ड बाय द मैनेजमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइसिंग मेथड आर बेस्ड ऑन कॉस्ट, कंपटीशन एंड डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइसिंग पॉलिसीज आर कॉस्ट, कंपटीशन एंड डिमांड। ठीक है, तो हमारे पास तीन है, आपको पता है, देख रहे हैं स्क्रीन पर। कॉस्ट के बेस पर प्राइसिंग मेथड, कंपटीशन के बेस पर प्राइसिंग मेथड, और डिमांड के बेस पर प्राइसिंग मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉस्ट के बेस पर प्राइसिंग मेथड। मतलब क्या, कॉस्ट का आप सभी समझ रहे हैं। आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है। हमने प्रोडक्शन की, फैक्ट्री का खर्चा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा हुआ, ऑफिस का खर्चा हुआ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का खर्चा हुआ, जितने भी खर्चे हुए, जो टोटल कॉस्ट पड़ी हमें, उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्राइस डिसाइड करना है। उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट बेस्ड प्राइस मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो देर इज कि कॉस्ट प्लस, हम सोचते हैं कि जितनी भी कॉस्ट आएगी, 1000 रुपये कॉस्ट आएगी, हमने पहले ही डिसाइड कर दिया कॉस्ट पर हमने 25% कमाना है। जितनी भी हमें कॉस्ट पड़ेगी उस पर 25% हमने प्रॉफिट ऐड करना है। सिंपल कॉस्ट पर प्राइसिंग मेथड। तो इससे हमें कुछ नहीं लेना देना कंपटीटर ने क्या प्राइस रखा है ना, कस्टमर क्या डिमांड करता है। सिंपल हमने अपनी एक स्ट्रेटजी बना ली। हम कोई भी प्रोडक्ट, हम बहुत सारे प्रोडक्ट में हम काम करते हैं, हमने स्ट्रेटजी बना ली, जो भी कॉस्ट आएगी उसमें 25% ऐड कर दो, कुछ सोचना नहीं है। तो सिंपल सा मेथड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। दो चीज़ों से हम करते हैं, कॉस्ट प्लस या फिर मार्कअप प्राइजिंग। जैसे कि यदि हमने, देखो दो ही तरीके हैं, या तो हम सीधी एक ही बात है, यदि हम कहेंगे 25% ऑन कॉस्ट, दूसरे ढंग से हम इसे क्या कह सकते हैं, 20% ऑन सेल। जितनी भी सेल होगी उस पर हमें 20% कमाना है। बात एक ही है, बोलने का ढंग अलग है। ठीक है, यदि हम कहते हैं कि 25% ऑन कॉस्ट, तो हम उसको कहते हैं कॉस्ट प्लस। यदि हम कहते हैं 20% ऑन सेल, तो हम उसको कहते हैं मार्कअप प्राइजिंग। ठीक है, मार्क अप प्राइजिंग, मतलब कि दोनों के ही सेम ही आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें है कि हम, जैसे कि आप सभी को बताया कि हम क्या बनाते हैं, प्राइम कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग और टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं। टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास, जो 1000 रुपये आ गई, हमने क्या 25% कमाना है, तो 250 रुपये ऐड कर देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। तो सिंपल कॉस्ट प्लस प्राइजिंग मेथड क्लियर होगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं, ना कंपटीटर को, ना ही बायर को। ठीक है, तो दूसरा है हमारा इसमें टारगेट रिटर्न प्राइस। टारगेट रिटर्न प्राइस क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। वो हो जाता है कि कंपनी चाहती है ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, है ना, मुझे टोटल इतना रिटर्न चाहिए, टोटल इतना रिटर्न चाहिए। रिटर्न इट इज़ बेस्ड ऑन द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये क्या कौन से हम इसमें ये प्राइस कैसे सेट किया जाता है, डिजायर परसेंटेज रिटर्न ओवर अबव द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितनी भी सेल होगी उस पर मुझे इतना रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की कितनी है, इतनी आ गई, है ना, उसमें फिक्स कॉस्ट इतनी है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्ट इतनी आ गई, हम कहते हैं 20% ऑन द कॉस्ट, है ना। वैसे ही आगे जो पहले जैसे मेथड है, पर हमने इसमें ब्रेक इवन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए 20% ऐड कर देना। फिर हमने क्या कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गई ना, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हम सोच रहे हैं कि इतनी सेल होगी, तो हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे कि इतनी सेल के पर कितनी कॉस्ट आ गई, उस पर हम 20% ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इस बेस पर हम टारगेट रिटर्न प्राइजिंग ऐसे प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। तो इसके मेरिट और डिमेरिट भी देख लेते हैं। कॉस्ट बेस्ड प्राइजिंग आपने देखा होगा, कॉस्ट प्लस 20%, बहुत ही सिंपल है।
इसमें ज़्यादा सोचने विचारने दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसमें हम कंपटीटर को भी ध्यान में नहीं रखते। सोशल जस्टिफिकेशन, हमें पता है कि हमने 20% कमाना है, हम ना तो उसकी हम कस्टमर के साथ धोखा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने ग्रोथ भी करनी है। सिंपल हम ऐसे सोशल जस्टिफिकेशन जस्टिएबल होता है, ठीक है। इट इज़ सेफ़, ये बिजनेस के लिए बहुत ही सेफ है ना। जैसा मर्जी मैनेजमेंट का एक रूल बना दिया, ठीक है। यदि कंपनी चाहती है न्यू टेक्नोलॉजी में जाना चाहती है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा मेथड है ये, कौन सा, कॉस्ट बेस्ड मेथड। डीमेरिट क्या है, क्यों इसमें डीमेरिट तो है ही है ना, इसमें ना तो कंज्यूमर को देखा गया है ना ही कंपटीटर को देखा गया है, सीधे अपनी कॉस्ट प्लस से कर दिया हुआ है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं, कॉस्ट इरेलीवेंट है, नहीं पॉसिबल होता है कि हम एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल पाए, तो उस केस में ये मेथड अच्छा नहीं है। जब हमें लगता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट एग्जैक्टली हम नहीं निकाल पाते तो उस केस में ये मेथड अच्छा नहीं है। यदि मार्केट में हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नए प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट हमें निकाल नहीं पाते, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर कंपनी को ज़्यादा लॉसेस भी होते हैं, मतलब ज़्यादा खर्चे भी होते हैं, तो उस केस में भी ये वाला मेथड कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये थे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। दूसरा है हमारा कंपटीशन बेस्ड मेथड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमने प्राइस कैसे डिसाइड करना है, जो कंपटीटर ने प्राइस क्या रखा है, कंपटीटर ने क्या प्राइस रखा है उसके बेस पर, कंपटीशन बेस्ड, नाम ही पता है ना, इसकी थियरी आप आराम से बना सकते हैं ना। कंपटीशन के प्राइस क्या रखा है उसको हमने ध्यान में रखते हुए क्या रखना है प्राइस, दोनों मेथड, गोइंग रेट प्राइसिंग और सील्ड वेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होगी, जैसे हमने कंपटीटर देखा, उसका प्रोडक्ट भी देख लिया, हमने देख लिया कि वो क्या वो प्रोडक्ट की कॉस्ट उसकी इतनी है और उसने मार्जिन इतने % रखा हुआ, उसका फाइनल प्राइस इतना है, देख लिया हमने, देख लिया है ना। फिर हम सोचते हैं या उसका मेरी कॉस्ट उससे कितने कंपेयर ज़्यादा है, हमने कंपेयर कर लिया अपनी कॉस्ट का। फिर हमने देखा जो मैंने प्रॉफिट उस पर कितना कमाना है। हो सकता है जैसे बाई चांस हम एग्जांपल ले लेते हैं, यदि वो उसकी कॉस्ट 5,000 पड़ रही है और वो प्रॉफिट कितना कमाता है 1,000 और 6,000 का बेच देता है, और मैं देखती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बन रही है 4900, है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं 900 रुपये कमाऊँ, क्योंकि उसने कितना पैसे कमाए 1,000 रुपये, और मेरी मर्जी ना मैं कितनी मर्जी कमाऊँ, 900 रुपये कमाऊँ या 1,000 रुपये ही कमाऊँ, है ना, या फिर मैं 800 रुपये कमाऊँ। तो मैंने देख लिया कि मैं तीनों में मेरी मर्जी है, मैं कि यदि मैं सोचती हूँ मार्केट में कैप्चर कर लूँ तो मैं कम रखूँगी, 800 रुपये कमाने का सोच लूँगी, या फिर यदि मुझे लगता है कि मार्केट में चलो इतना भी ज़्यादा कंपटीशन है, 900 रुपये रख लेती हूँ, 1,000 या उसके बराबर रख लेती हूँ। डिपेंड करता है कि मेरी सोच कैसी है कि मैंने प्रॉफिट कितना रखना है, रख लिया, ठीक है। फिर मैं उसके बेस पर मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट अपना रख लिया, अपनी कॉस्ट में मैंने ऐड कर दिया, तो 6,000 आया, 800 आया और 5,900 आ गया, ये प्राइस आ गया। तो मतलब कि मैंने बेस किसको माना, हाँ ऊपर नीचे किया मैंने, ऐसा नहीं है मैंने ऊपर नीचे नहीं किया, अपनी स्ट्रेटजी बना के कि मैंने इतना प्रॉफिट, वो इतना कमा रहा है तो मैं उसके ऊपर नीचे कर लेती हूँ, हाँ उतना कमा रहा है मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, मेरी शायद डिमांड ज़्यादा आ जाए, है ना, यदि थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, मेरे प्रोडक्ट की थोड़ी अट्रैक्टिव है तो कोई बात नहीं, जो थोड़ा सा ज़्यादा भी रख लूँगी प्रॉफिट तब भी लोग ले लेंगे, है ना। तो इस टाइप से मैं सोच के मतलब कि बेस मैंने किसको माना, कंपटीशन के प्राइस को बेस मानकर मैंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया, उसको हम क्या कहते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग, ठीक है। दिस मेथड इज़ वेरी पॉपुलर वेयर द कॉस्ट आर डिफिकल्ट टू मेजर, जहाँ पर कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालना और उस पर प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकते ना, फिर तो वहाँ पर जहाँ पर कॉस्ट हमें पता ही नहीं है ना, तो हम कंपटीशन का देखते हैं, हम सोचते नया प्रोडक्ट है, पता ही नहीं चल रहा कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ी, देखते हैं कंपटीशन कितना पैसा चार्ज कर रहा है, उस हिसाब से हम कर लेते हैं, ठीक है। उसको हो गया गोइंग रेट प्राइसिंग हो गया। और सील्ड बिड प्राइस क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में बड़े सारे टेंडर आते हैं, हमें टेंडर में अपना सेलिंग प्राइस लिखना होता है ना, कि हमें होता है क्या मुझे वो टेंडर मिल जाए क्योंकि बल्क मात्रा में मिलेगा तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होगा। और कई बार होता है कि हम थोड़ा सा रेट भी कम कर सकते हैं क्योंकि बल्क मात्रा में मिलेगा तो टोटल में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, चाहे मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तो कितना रेट रखूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि जितना मेरे कंपटीटर ने रखा उससे कम रखूँ तभी तो मुझे मिलेगा क्या, वो उसका नाम क्या है, जो ऑर्डर तभी मुझे मिलेगा ना, तो भी इस हिसाब से मैं रख लेती हूँ। मैं सोचती हूँ कि यदि प्राइस, उसके लिए मैं ऑप्शन रख लेती हूँ कि यदि मैं रेट इतना रखती हूँ, रेट इतना रखती हूँ तो ये रेट इतना रखती हूँ, मैंने 5 एक होता है ना कि परसेप्शन कर ली, है ना। अभी तो मैं क्योंकि कंपटीटर ने कितना प्राइस चार्ज किया तो मुझे नहीं पता ना, यदि मैं सोचती हूँ कि जो मैं कितना प्रॉफिट,
इफेक्ट ऑफ डिफरेंट बीट, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं प्राइस कितना रखूँ, इतना रखूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, इतना रखूँ तो इतना प्रॉफिट होगा। अभी मुझे मिला नहीं है ऑर्डर, मैं अब ऐसे अपना एक सिंपली बना लेती हूँ, ठीक है। फिर क्योंकि मुझे कंप्यूटर का प्राइस भी नहीं पता है ना, इतना इतना प्रॉफिट कमाती हूँ तो मैं इतना इतना मुझे प्रॉफिट मिलेगा यदि मैं इतना प्राइस डिसाइड करती हूँ, ठीक है। और मेरी जो गैस है, और फिर मैं उसमें भी 5-6 प्राइस मैंने डिसाइड कर लिया है ना, मुझे इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा। फिर मैं गैस करती हूँ, यदि मैं ये वाला सेलिंग प्राइस रखती हूँ तो चांस इतने हैं कि मुझे ऑर्डर मिल जाएगा। यदि मैं ये प्राइस रखती हूँ तो चांस इतने हैं, चांस भी होते हैं ना, कम प्राइस रखें तो चांस ज़्यादा हो जाएंगे, समझो 85% है। दूसरे नंबर पर मैं सोचती हूँ यदि मैं ये प्राइस रखती हूँ तो 5% चांस ही बनेंगे, क्योंकि मैंने प्राइस ज़्यादा रख दिया। तो इस टाइप से वो डिफरेंट लेवल पर सेल रख के देखता है कि मुझे ये प्रॉफिट होगा और मुझे प्रोबेबिलिटी इतनी है कि मुझे ये ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करता है, ठीक है। तो उस बेस पर वो क्या रखता है, फिर ऐसे डिस्कस करके वो क्या रखता है, प्राइस डिसाइड करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सील वेट प्राइसिंग कहते हैं, ठीक है। सिंपल मेथड है ये भी, है ना। क्योंकि जब टेंडर लेना है तो टेंडर में हम डिफरेंट, एक तो हम देते हैं ना कंपटीटर से कम प्राइस रखें, ये भी देखना है ना कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको भी पर मेन बेस तो कंपटीटर मतलब कि उससे कम प्राइस रखना है ना। तो ये हो गया कंपटीशन बेस्ड मेथड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिमांड बेस्ड प्राइसिंग मेथड, मतलब कि इसमें कस्टमर आ गया। ऊपर क्या आ गया, हमने सिर्फ अपने आप की कॉस्ट देखी। दूसरे में आ गया हमने कंपटीटर को देखा, है ना, उसके बेस पर प्राइस डिसाइड कर दिया। दूसरा हमने कस्टमर को देखा, कस्टमर के बेस पर हमने प्राइस डिसाइड किया। डिमांड बेस्ड प्राइसिंग मेथड सबसे पहले है डिमांड मॉडिफाइड ब्रेक इवन एनालिसिस। डिमांड मॉडिफाइड ब्रेक इवन एनालिसिस, इसमें कहते हैं प्राइस टू अचीव हाई प्रॉफिट, मतलब कि हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। हमें लगता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा भी रख दें तब भी हम प्रॉफिट ज़्यादा कमा लेंगे। डिमांड है ना, ये प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है तो हमें प्रॉफिट कम रखना पड़ेगा ना। तो डिमांड के बेस पर भी हम प्राइस डिसाइड करते हैं। तो पहला मेथड क्या होगा, डिमांड मॉडिफाइड ब्रेक इवन एनालिसिस प्राइसिंग, ठीक है। इसके बीच में क्या, सेट द प्राइस टू अचीव हायर प्रॉफिट। हम ऐसे प्राइस डिसाइड करते हैं ताकि हमें हायर प्रॉफिट हो सके। दिस मैथ रिक्वायर एस्टिमेट ऑफ मार्केट डिमांड एट ईच फिजिबल प्राइस। हमें ऐसे एक्सपेक्टेशन करते हैं ना मार्केट की। यदि मैं मार्केट में मैं 5 रुपये रखती हूँ तो कितनी डिमांड होगी, मैं इसी प्रोडक्ट की 10 रुपये रखती हूँ तो कितनी डिमांड होगी। ऐसा ना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अलग अलग प्राइस पर मैं एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि मार्केट में डिमांड कितनी होगी। मार्केट की डिमांड मैंने एक्सपेक्टेशन कर ली तो उसके बेस पर मैंने क्या कर दिया, यदि ये 5 रुपये रखे तो मुझे लगता है 1 लाख डिमांड होगी तो मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू निकाल लूँगी। मतलब एक्सपेक्टेशन डिफरेंट प्राइस पर मैं एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ डिमांड के, उसके बेस पर मैं टोटल रेवेन्यू निकाल लूँगी। फिर मैं देखूँगी ये इतने यदि इतनी सेल हो जाती है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है। तो इसी के बेस पर मैं ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लूँगी और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी निकाल लूँगी, ठीक है। तो मैं डिफरेंट लेवल की डिफरेंट प्राइस पर ऐसे ना डिसाइड कर लेती हूँ, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, अलग अलग प्राइस ऐसे रखती हूँ। फिर उस देखती हूँ कि यदि इतने प्राइस पर कितनी डिमांड होगी। मार्केट का सर्वे भी करती हूँ, ऐसा तो नहीं अपनी मर्जी से करती हूँ। मार्केट का सर्वे जैसे कि मेरे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि यदि 5 रुपये की है ना, ये 10 रुपये की है तो कितनी डिमांड होगी आपके पास। तो उस हिसाब से मैं डिफरेंट प्राइस पर डिसाइड करती हूँ। फिर डिफरेंट प्राइस पर मैं देखती हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। हो सकता है कि कम रेट रखने पर ज़्यादा प्रॉफिट होता हो सकता है ज़्यादा रेट रखने पर बहुत कम प्रॉफिट होता हो। तो ये सारी चीज़ें मैं डिमांड को ऐसे मॉडिफाइड ब्रेक इवन एनालिसिस करके मैं प्रोडक्ट का प्राइस क्या करूँगी, डिसाइड करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मतलब क्या होता है, इफ इट इज़ ए बायर परसेप्शन, इट इज़ ए बायर की क्या परसेप्शन है और वैल्यू एंड नॉट द सेलर कॉस्ट। बायर की परसेप्शन के बेस पर प्राइस रखना। डिमांड कौन करेगा, बायर ही करेगा ना। The price setter use non-price variable in marketing mix to build up perceived value in the buyer mind. Buyer के माइंड में क्या चला हुआ है ना। हो सकता है जैसे मेरा कंपटीटर है वो 80,000 का प्रोडक्ट बेच रहा है ना। और बायर को यदि मैं कन्विंस कर लूँ और मैं चाहती हूँ कि 80,000 का प्रोडक्ट मैं तो 90,000 में बेचना चाहती हूँ प्रोडक्ट, चाहे मेरे कंपटीटर ने 80,000 रखा हुआ है, मैं चाहती हूँ 90,000 में बिक जाए। और मुझे लगता है यदि मैं बायर को कन्विंस कर दूँ तो वो मुझे 1 लाख रुपये दे देगा। तो बायर क्या दे देगा, मैं उसकी परसेप्शन कर ली ना, मैंने बायर के माइंड पढ़ लिया है ना। ऐसे थोड़ी उससे डिस्कस कर लिया है ना, तो सर्वे भी किया तो उस पर मैंने तो फिर 1 लाख रुपये भी कमा सकती हूँ। तो मैं उसको क्या कहती हूँ कि चलो 80,000 रुपये मेरी होगी कंपटीशन का प्राइस। और फिर मैं मन में सोचती हूँ और मैं उनको कहती हूँ मैं आपको ड्यूरेबिलिटी दे देती हूँ, है ना, कि ये प्रोडक्ट इतने साल तक चलेगा, गारंटी दे देती हूँ, है ना। तो 6,000 का वो हो गया, रिलायबिलिटी दे देती हूँ, है ना, 5,000 की होगी, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर दूँगी फ्यूचर में,
है ना। मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा है, कोई सर्विस की जरूरत नहीं पड़ेगी तो 4,000 रुपया उसका लगा लिया मैंने। इस टाइप से मैं ना डिफरेंट कर देती हूँ, 1 लाख का पैकेज बना देती हूँ। उसको बोल दिया ना मैं आपको ये दूंगी ये दूंगी ये दूंगी, ऐसे पैकेज बना दिया और बाय खुश हो गया। और उसको कहूँगी चलो जी आप 10% डिस्काउंट ले लो, और फिर फाइनल मेरा प्राइस कितना हो गया 90,000, है ना। मतलब कि जो कंपटीटर है उसको मैं 1 लाख की चीज़ 90,000 पे दे रही हूँ। मैं उसको डिफरेंट ऑप्शन दे दी, आपको ये दिया जाएगा ये दिया जाएगा। तो इस हिसाब से बायर की परसेप्शन के बेस पर मैं प्राइस डिसाइड करती हूँ। तो ये था ये डिमांड बेस्ड प्राइसिंग मेथड, ठीक है। फिर मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कराया, मैं सच्ची बताऊँ ना, क्योंकि मेथड बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे और भी मेथड है और फार्मूले भी हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप से, क्योंकि हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ाई हुई है बच्चों को, तो वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या डिसीजन मेकिंग चैप्टर चला हुआ था, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं। थैंक यू।